साल था 1947। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि लगभग 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेज भारत के लिए कैसी अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। यकीन मानिए, इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। आज़ादी के वक्त भारत की इकोनॉमी की हालत आखिर थी कैसी? क्या ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो तरक्की की उड़ान भरने को तैयार थी, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी? इस सवाल का जवाब हमें खुद अंग्रेजों के शब्दों में मिलता है। जरा सोचिए, 1894 में भारत के वाइसरॉय विक्टर ब्रूस ने क्या कहा था? ये सिर्फ एक बयान नहीं था, नहीं, ये तो भारत के लिए बनाई गई पूरी ब्रिटिश आर्थिक नीति का निचोड़ था, उसकी नींव थी। तो ये सोच, ये मानसिकता आखिर उनकी पॉलिसीज में कैसे नजर आई? चलिए इसी औपनिवेशिक आर्थिक ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी का मकसद बहुत ही साफ और सीधा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को बस एक सप्लायर बना दो। एक ऐसा सप्लायर जो ग्रेट ब्रिटेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कच्चा माल भेजता रहे। भारत की अपनी तरक्की, वो तो कभी उनकी सोच में ही नहीं थी, एजेंडे का हिस्सा ही नहीं थी। तो इस पॉलिसी का असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि भारत, जो कभी दुनिया की वर्कशॉप कहलाता था, अब वो सिमटकर सिर्फ ब्रिटेन का एक वेयरहाउस यानी गोदाम बनकर रह गया। आइए देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। अंग्रेजों के आने से पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भारत उस वक्त अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, खासकर यहाँ के सूती और रेशमी कपड़े। ढाका की मलमल के बारे में तो सबने सुना ही होगा। कहते हैं कि वो इतनी बारीक होती थी कि एक अंगूठी से भी निकल जाती थी। ये थी भारत की कारीगरी। और ये जो बदलाव आया वो इस तस्वीर में साफ दिखता है। एक तरफ है ब्रिटिश राज से पहले का भारत, जो दुनिया भर में अपने बने हुए शानदार माल जैसे कपड़े एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश राज वाला भारत, जिसे कच्चा माल जैसे कि कॉटन और जूट सस्ते में एक्सपोर्ट करने और फिर ब्रिटेन में बने महंगे सामान को इंपोर्ट करने पर मजबूर किया गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी पॉलिसी थी, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विऔद्योगीकरण कहते हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो 1869 में स्वेज कैनाल के खुलने ने मानो आग में घी डाल दिया। इस नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच का रास्ता बहुत छोटा हो गया। अब माल लाना ले जाना पहले से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता हो गया। इसका नतीजा, भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का शिकंजा और भी कस गया। हमारे लोकल कारीगरों और व्यापारियों के लिए मुकाबला करना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सुनिए। इन सब के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज्यादा था, यानी भारत बेच ज्यादा रहा था और खरीद कम रहा था। अब कायदे से तो इस मुनाफे से देश को अमीर होना चाहिए था, है ना? लेकिन वो पैसा कभी भारत में लगा ही नहीं। उस पैसे का इस्तेमाल होता था भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी देने में, उनके ऑफिस के खर्चे उठाने में, और तो और ब्रिटिश सरकार जो लड़ाइयां लड़ती थी उनका खर्चा भी इसी पैसे से चलता था। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा गया। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का असर हर सेक्टर पर पड़ा, लेकिन इसकी सबसे बुरी मार झेली भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर ने। तो चलिए अब जरा खेतों का हाल भी जान लेते हैं। समस्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। उस वक्त देश के करीब 85% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर थी। मतलब लगभग पूरा का पूरा देश ही जमीन से जुड़ा हुआ था। लेकिन इतनी ज्यादा निर्भरता के बाद भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ठहरा हुआ था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। आखिर क्यों? वजहें कई थीं, जैसे कि जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम में किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता था। अब जब किसान के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो खेती में सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी या सिंचाई के लिए पैसा कहां से लगाएगा? नतीजा ये हुआ कि किसान गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस गया जिससे निकलना नामुमकिन था। ये जो आर्थिक नीतियां थीं, ये सिर्फ किताबों और फाइलों के आंकड़े नहीं थे, इनकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि आम इंसान पर इसका क्या असर पड़ रहा था। उस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर जानते हैं कितनी थी? प्रति 1000 बच्चों पर 218। आज के जमाने से तुलना करें तो ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। आज कई देशों में ये 10 से भी कम है। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में हेल्थ फैसिलिटीज और गरीबी का क्या आलम रहा होगा।
पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% से भी कम था। सोचिए, देश की कितनी बड़ी आबादी निरक्षर थी। और महिलाओं की हालत तो और भी खराब थी। उनकी लिटरेसी रेट सिर्फ 7% के आसपास थी, यानी तरक्की के रास्ते उनके लिए लगभग बंद ही थे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक औसत इंसान कितने साल जिएगा, वो थी महज 32 साल। आज ये आंकड़ा डबल से भी ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगियां गरीबी और सुविधाओं की कमी की वजह से पूरी ही नहीं हो पाईं। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर अक्सर बहस होती है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी है, एक जटिल विरासत। हाँ, ये बात सच है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस जैसी कई चीजें बनाई। खासकर रेलवे, जिसे 1850 के दशक में शुरू किया गया था, उसे तो अक्सर भारत के लिए ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा तोहफा बताया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सब बनाने के पीछे का असली मकसद भारतीयों की भलाई नहीं थी। इसके पीछे थे उनके अपने औपनिवेशिक हित। पहला, अपनी सेना को देश के कोने कोने में तेजी से पहुंचाना, ताकि किसी भी विद्रोह को आसानी से कुचला जा सके। और दूसरा, भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल लेकर उसे पोर्ट्स तक पहुंचाना, ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से कुछ सामाजिक फायदे जरूर हुए होंगे, लेकिन जो आर्थिक नुकसान हुआ वो कहीं ज्यादा बड़ा था। रेलवे ने कृषि के कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिससे गांव की जो आत्मनिर्भरता थी वो खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह बाजार के उतार चढ़ाव और अकाल के रहमो करम पर आ गए। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे विरासत में यही सब मिला। एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर बोझ बहुत था और पैदावार बहुत कम। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की सख्त ज़रूरत थी। चारों तरफ फैली गरीबी और बेरोजगारी। और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश के विकास के लिए नहीं बल्कि उसके शोषण के लिए बनाया गया था। एक नए देश के लिए शुरुआत यहीं से होनी थी। अब इतनी बड़ी चुनौतियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कोई भी देश ऐसी हालत से निकलकर अपने पुनर्निर्माण की शुरुआत आखिर कैसे करता है।